बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इस पीपीटी के माध्यम से हम आज बचत एवं विनियोग को समझेंगे। साथ साथ हम मुद्रास्फीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं। बचत और विनियोग क्या है इसको पहले देखेंगे, उसके बाद अपन मुद्रास्फीति को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है बचत। बचत क्या है, सेविंग क्या है? मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा कमाता है। अगर वर्तमान आय के पूरा पैसा वर्तमान में ही खर्च कर दे तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उपभोक्ता अपने आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचा कर रखता है, जिसे हम बचत के रूप में जानते हैं। अर्थात सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। जैसे बैंकों में रखे पैसा, पोस्ट ऑफिस में रखे पैसा, इसके साथ साथ समस्त और ऐसे बचत, शॉर्ट टर्म बचत जो प्रायः 3 साल तक के लिए रखते हो, तो इस सबको हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? बचत की श्रेणी में रखते हैं। साथ ही ऐसे बचतों में महंगाई दर से कम ब्याज दर मिलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बचत का मतलब भविष्य में अधिक उपभोग करने के लिए वर्तमान में कम खर्च करना, ये बचत होता है। ऐसा होता है बचत मतलब हमको अगर भविष्य में खर्चा अधिक करना है तो उसके लिए हमको वर्तमान के खर्चों को कम करना होगा। दूसरा देखते हैं निवेश या इन्वेस्टमेंट। निवेश बचत का ही एक स्वरूप है, लेकिन निवेश और बचत में अंतर होता है। निवेश में जोखिम बना रहता है। निवेश में बचत के अपेक्षा महंगाई दर से अधिक ब्याज मिलता है। यह अधिक लाभ हेतु प्रायः 3 साल से अधिक समय के लिए किया जाता है। निवेश के जरिए लंबे अवधि में पूंजी की मात्रा को बहुत बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म डेबिट फंड है, इक्विटी फंड है, रियल इस्टेट है, म्यूचुअल फंड है, ये सब निवेश के माध्यम निवेश के हम इसको बोलते हैं। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो निवेश के 2 ही प्रकार हैं, प्रेरित निवेश और दूसरा है स्वचालित निवेश। प्रेरित निवेश जैसे कि नाम से ही है पता चल रहा है ना, प्रेरणा से हम प्रेरित होते हैं कि किसी दूसरे की प्रेरणा से हम प्रेरित होकर निवेश करते हैं। जैसे लाभ की दर पर निर्भर करता है, ये लाभ अधिक है तो हम अधिक प्रेरित होते हैं कि हम निवेश अधिक करें, है ना। और लाभ अगर कम है हमारा तो निवेश हम कम करते हैं। दूसरा होता है स्वचालित निवेश। यह प्रायः लाभ के लिए नहीं किया जाता बल्कि नए तकनीक के आविष्कार, मंदी या बेरोजगारी दूर करने के लिए किया जाता है। अब हम देखेंगे कि बचत ज़्यादा जरूरी है या निवेश। तो हम इसे बोल सकते हैं कि बचत और निवेश दोनों में अगर हम बात करें कि ज़्यादा जरूरी कौन सा है, तो यह प्रश्न प्रायः सभी के मन में आता है। तो इसका उत्तर यह होना चाहिए मेरे ख्याल से कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाता है और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद पूंजी की जरूरत होती है, और नगद पूंजी उनके बैंकों या घरों में होता है जो कि बचत के रूप में रखा होता है। इसलिए बचत ज़्यादा जरूरी है। जब बचत का उपभोग या उपयोग हम नहीं करते हैं या कम करते हैं
तब इसको हम निवेश के रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। इसी के अगर हम आगे और बात करें कि क्या बचत और निवेश दोनों समान हैं, तो इस पर भी हम अपनी बात रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में बचत और निवेश की समानता एक विवादपूर्ण स्थिति रहा है। वैसे प्रोफेसर कीन्स सहित क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बचत एवं निवेश में समानता की बात कही है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार बचत और निवेश में कार्यात्मक समानता होती है, जो आय के संतुलन स्तर पर निर्भर करता है। यदि निवेश की तुलना में बचत अधिक होती है तो आय कम हो जाती है, तथा जब बचत की तुलना में विनियोग या निवेश अधिक होता है तो आय बढ़ जाती है। आय में परिवर्तन की गतिशीलता की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बचत एवं निवेश बराबर नहीं हो जाते हैं। अगर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करें तो उनके अनुसार बचत एवं निवेश में समानता ब्याज दर में परिवर्तन द्वारा लाया जा सकता है। यदि ब्याज की दर अधिक है तो बचत को प्रोत्साहन मिलेगा, और यदि ब्याज की दर कम है तो निवेश बढ़ेगा, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक बचत और निवेश बराबर नहीं हो जाते। अगर हम इसी में आगे देखें कि बचत और निवेश पर गरीब और अमीर आदमी का नजरिया। गरीब या मध्यम आय वर्ग के लोग अपने आय का एक भाग भविष्य के लिए या आकस्मिक खर्च हेतु बचा कर रखते हैं। और कहाँ बचाते हैं? बैंकों में जमा करके रखते हैं। जबकि अमीर आदमी अपने पैसे को बैंकों में बचा कर रखने के बजाय उसे पैसे को अधिक लाभ प्राप्ति होती निवेश करता है और लाभ कमाता है। अतः कहा जा सकता है कि गरीब या मध्यम आय वर्ग के लोग बचत करते हैं और पूंजीपति लोग पैसों का निवेश करते हैं। दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। सबसे पहले हम मुद्रास्फीति का अर्थ को समझेंगे। इन्फ्लेशन का शाब्दिक अर्थ फैलाव या वृद्धि है, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के कीमत में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहते हैं। या मुद्रा के मूल्य में कमी या मुद्रा के क्रय शक्ति में कमी आना ही मुद्रास्फीति होता है। दूसरे शब्दों में, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। मुख्य रूप से इसके चार प्रकार होते हैं, जिसमें पहला रेंगती या मंद मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें धीमी गति से अर्थात 1.5 से 2.5% की दर से अगर बढ़ती है तो इसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहा जाता है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार यह मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इससे निवेश, रोजगार एवं उत्पादन सभी बढ़ते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। दूसरा देखते हैं चलती हुई मुद्रास्फीति, वर्किंग इन्फ्लेशन। तो इसको हम समझेंगे कि इसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतें प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। ये स्थिति भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि इस अवस्था में उद्यमियों, उत्पादकों, व्यवसायियों को लाभ प्राप्त होता है। अतः वे अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं, जिससे देश में निवेश व रोजगार में वृद्धि होती है। फिर तीसरी स्थिति आती दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति के अंतर्गत हम देखेंगे इसके अंतर्गत वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे निश्चित आय वाले वेतनभोगी
श्रमिकों का जीवन कष्टमय हो जाता है, क्योंकि उनका आय स्थिर रहता है, जबकि वस्तुओं की कीमत आय की तुलना में बढ़ते जाता है। फिर नेक्स्ट है सरपट दौड़ती या उछलती स्थिति। इस स्थिति के अंतर्गत कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है। इस मुद्रा स्थिति में कीमतें 50 से 100% की दर से वर्ष में बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ जाता है और वे लेन देन में इसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि अन्य देशों की मुद्राओं की मांग करते हैं। यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। इसलिए ऐसे समय में मुद्रा के चलन को बंद करना पड़ता है। अब देखिए मुद्रा स्फीति के पक्ष। कहना चाहिए इसके तो दो ही पक्ष है। पहला तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और दूसरा है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अगर हम इसके मुद्रास्फीति के कारण को भी देखने की कोशिश करें तो ये कारण भी यही है। पहला मांग प्रेरित कारण है जिसके कारण से मुद्रास्फीति आता है, और दूसरा है लागत प्रेरित। तो सर्वप्रथम हम मांग प्रेरित कारण को देखते हैं, जिसमें पहला आता है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। दूसरा है घाटे की वित्त व्यवस्था। तीसरा है सस्ती मौद्रिक नीति। फिर नेक्स्ट है व्यय योग्य आय में वृद्धि। फिर करों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि। अगर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की बात करें तो इसके अंतर्गत लोगों की आय बढ़ने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जिस कारण वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती है। अगर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति की बात करें तो मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस आदि बढ़ने के कारण वस्तुओं की लागत बढ़ते चला जाता है, जिससे उसकी कीमत भी बढ़ जाती है और उसकी कीमत में वृद्धि होने लग जाती है। मुद्रास्फीति के कारण में मांग प्रेरित कारण जो है उसके अंतर्गत हम देखें तो मुद्रास्फीति मांग तथा पूर्ति के असंतुलन का परिणाम है। जब मांग पूर्ति से अधिक हो जाती है या लागत में वृद्धि हो जाती है तो मुद्रास्फीति में वृद्धि होने लगती है। इसमें हम पहला जो देखते हैं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इस बाजार में मुद्रा प्रसार बढ़ता है इसके कारण से, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ता है। दूसरा देखते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था में, तो इससे लोगों की मौद्रिक आयों में वृद्धि होती है, जबकि उत्पादन क्षमता में आवश्यकता के अनुरूप वृद्धि नहीं होता। सस्ती मौद्रिक नीति, इससे बाजार में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है व्यय योग्य आय में वृद्धि, काले धन में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, करों में कमी और जनसंख्या वृद्धि। ये इस मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है उसके बेसिक कारण से। अगर पूर्ति प्रेरित अगर हम देखें, पूर्ति पक्ष को इसको देखें, है ना, तो इसमें पहला तो उत्पादन की कमी, दूसरा कृत्रिम अभाव, खाद्यान्न की कमी, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, सरकार की कर नीति, अंतर्राष्ट्रीय कारण में खासकर कच्चे तेल की कीमत में होने वाले परिवर्तन इस पर असर डालता है। ये इसका बेसिक है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति की माप। तो मुद्रास्फीति का माप सामान्य मूल्य सूचकांक के द्वारा किया जाता है। सामान्य मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले बदलावों की माप करता है। इसके अंतर्गत एक आधार वर्ष का चयन किया जाता है और इसके सूचकांक का मान 100 रखा जाता है। इस मान के आधार पर वर्तमान या चालू वर्ष के सूचकांक की गणना की जाती है। यदि चालू वर्ष का सूचकांक 100 से कम है तो यह मुद्रा अस्फीति को दर्शाता है। इसके विपरीत यदि सूचकांक 100 से अधिक है तो यह मुद्रास्फीति को दर्शाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना में 2 सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल
प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक ज्ञात किया जाता है, सेवाओं का नहीं। दूसरा देखें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका गणना खुदरा बाजार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करके किया जाता है। अभी इन सूचकांकों की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव। मुद्रास्फीति के बहुत से आर्थिक एवं अनार्थिक प्रभाव, जैसे उत्पादक एवं व्यापारी वर्ग इससे लाभान्वित होते हैं, निश्चित आय वाले को हानि होती है एवं अनिश्चित आय वाले को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है तथा ऋणदाता एवं श्रमिकों को हानि होती है, बचत एवं निर्यात में कमी होता है, सार्वजनिक ऋण एवं व्यय में वृद्धि होता है, आयात एवं औद्योगिक विकास में वृद्धि होता है, आर्थिक विषमता बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर होता है। अगर हम इसमें और डिटेल जाएं, अनार्थिक प्रभाव की बात करें इसका, है ना, तो दोनों इसमें अभी जो बताए उसमें दोनों शामिल है, आर्थिक और अनार्थिक। अगर हम और आगे देखें तो मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय को देख सकते हैं। तो उसमें पहला है मौद्रिक उपाय। इसमें मौद्रिक उपाय में मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करते हैं। दूसरा बैंक द्वारा साख नियंत्रण करते हैं, ये तो हो गया मौद्रिक उपाय। दूसरा अगर राजकोषीय उपाय की बात करें तो पहला इसमें करों में वृद्धि करते हैं, बचतों को प्रोत्साहन करते हैं, सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण करते हैं, मुद्रा का अधिमूल्यन करते हैं, मजदूरी प्रबंधन करते हैं, ये राजकोषीय उपाय है। अगर अन्य प्रभावों को अगर हम देखें तो उत्पादन में कमी, संग्रहण पर रोक, मूल्य नियंत्रण एवं राशनिंग, सट्टे पर रोक इत्यादि, ये सब कहना चाहिए कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, इन उपरोक्त जो भी हम पढ़े समझे उसके निष्कर्ष निकाले, तो मुद्रास्फीति किसी देश में एक सीमा तक की मुद्रास्फीति उस देश में आर्थिक समृद्धि लाता है, लेकिन यह अगर सरकार के काबू से बाहर जाता है तो यह आर्थिक एवं मानसिक असंतोष भी ला सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में इतना ही। आगे फिर से आप लोग के लिए नया वीडियो लाऊंगा, नया पीपीटी बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।